नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में मीन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो ये आएगा नवा भाव, नवम भाव। नवा भाव मीन राशि जब वहाँ पड़ती है तो अर्थ क्या होता है। कर्क लगन के जातक अपने भाग्य, धर्म, पिता, पूर्वजों को लेकर, यानी ये तो बात तय है कि जो भी कर्क लगन का जातक है उनके पिता पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव है। बृहस्पति की ब्राह्मण राशि मानी जाती है मीन राशि, सात्विक राशि है, ब्राह्मण जल तत्व प्रधान राशि है। तो पिता का स्वभाव मुख्य रूप से 12 नंबर से रहता है। अब ये स्वभाव आपके लिए, ये सोसाइटी के लिए या समाज उसको क्या स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये पता लगता है बृहस्पति की अच्छी स्थिति से, ओवरऑल रिजल्ट। फिर बृहस्पति को टटोला हमने, कहता जी बृहस्पति तो नीच का होकर यहाँ बैठा हुआ और नीच भंग भी नहीं हो रहा है, या अष्टम भाव में अपने से 12 होकर बैठा है, कमज़ोर स्थिति है। इस कंडीशन में फिर आदमी का पिता तो ठीक है, अब बृहस्पति के गुण से इंस्पायर है, लेकिन आपके लिए वो सपोर्टिव नहीं हो पाएगा। और केतु का यहाँ सिटिंग अच्छा माना जाता है, तो क्या होगा, घर का रिजल्ट, नेट रिजल्ट खराब है अगर बृहस्पति यहाँ आ गया है, लेकिन केतु इन बिटवीन फेज को मेंटेन करने का प्रयास करेगा। मतलब धर्म को लेकर रुझान सोसाइटी में बड़ा अच्छा जाएगा। अब क्योंकि घर का स्वामी पीड़ित हो गया, अब तो हम ये कह सकते हैं कि इन बिटवीन जब कभी भी कोई आपसे पूछे भाई वो व्यक्ति कैसा है, कहते जी उसकी सामाजिक मतलब धार्मिक इमेज, क्योंकि धार्मिक इमेज देखता है, धर्म को लेकर बड़ा अच्छा रुझान है उसका, लेकिन उस पर एक दो आरोप भी इस प्रकार के लगे हुए हैं जो हमें सोचने पर विवश कर देते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति भी अच्छा हो और केतु यहाँ बैठा हो, फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि केतु को मीन राशि में अच्छा माना जाता है। केतु का जो एजेंडा है मोक्षा, वो इस राशि में फलीभूत होता नजर आता है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में ये 12वां भाव है, तो अपनी वो प्री इमेज लेकर भी चलता है। अगर बृहस्पति यहां बैठे हैं फिर तो कहना ही क्या, उसका नवम भाव उसके लिए मोक्ष कारक बन जाता है। पिता को लेकर उसका स्वभाव बड़ा आदरणीय होगा, पिता से संकोच करने वाला। ठीक है, संकोच का मतलब ऐसा नहीं वो अनादर कर रहा है, नहीं, संकोच करता है, आदर तो करता है, कम संवाद करेगा, और लेकिन पिता हमेशा उसको अपने साथ रखेंगे। क्लियर। और धर्म को लेकर भी वो पूरी तरह दिखावे से दूर। अब यहीं अगर मान लीजिए, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि बहुत जरूरी है, यहीं अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठा होता तो वो तो बहिर्मुखी है। हालांकि बृहस्पति कोई पूरी तरह अंतर्मुख की बात नहीं करता है, वो तो बताया ना रूप संद्र को बना कर रखता है। तो लेकिन बृहस्पति के राहु के साथ बैठने पर बृहस्पति को भी थोड़ा दिखावा करने वाला बनाने पर विवश कर देता है, जिसको बोलते हैं गुरु चंडाल दोष। वो ये शब्द सुनने में बड़ा मतलब अटपटा सा लगता है, जिसने कभी ना पढ़ा हो कि चंडाल का अर्थ क्या, तो घबरा जाता कि अरे बाप रे क्या हो गया। सिर्फ इतना ही है आज की दृष्टि में कि वो ज्ञानी तो हैं बृहस्पति के बैठने के कारण, लेकिन राहु के साथ ज्ञानी है, तो बृहस्पति का जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी कार्य है, उसमें दिखावा अधिक, प्योरिटी कम। सांसारिक विषयों में आपको पता है राहु का इसीलिए महत्व बढ़ गया है, क्योंकि भाई कलिकाल है और कलिकाल में सत्यता का पग जो है, पक्ष है, थोड़ा कम हो जाता है। भाई कहते हैं ना एक पक्ष धर्म का है कलियुग में, सतयुग में चारों पक्ष धर्म के हैं। तो फिर ये राहु कई मामले में एडवांटेज भी दे सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन वो इमेज हमेशा झूठी रहेगी, ये याद रखिएगा। क्लियर। धर्म को लेकर राहु और बृहस्पति का मिलन ठीक नहीं होता। यही मिलन अगर यहां हो जाता शायद हम कह सकते थे, क्योंकि सोशल स्टेटस में ये चीजें फिर भी चलती हैं। भाई आप कुछ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए
जॉब में जो कार्य दिया गया है वो समय पर करने के लिए कई बार आप झूठ भी या डिप्लोमेट हो जाते हैं, वो एक अलग दृष्टि है। लेकिन नवम भाव तो धर्म को लेकर बात करता है। यहाँ पर दिखावा अच्छा नहीं माना जाता। मतलब सोसाइटी मानेगी भाई ये व्यक्ति ठीक है, बृहस्पति स्वग्रही है, लेकिन ये व्यक्ति झूठ बोलता है, ज्ञान को कम कर देता है, कई बार शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती है। अगर बृहस्पति राहु के साथ बैठते हैं गुरु चंडाल दोष में, लेकिन कब ज़्यादा खराब है? जब बृहस्पति का खुद का घर नहीं, ये तो बृहस्पति का खुद का घर है, तो अगर गुरु चंडाल दोष बृहस्पति के खुद के घर में रहेगा तो चाहे कितना ही नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाए, अंततो गत्वा बृहस्पति बचा लेता है। क्लियर? लेकिन केतु और बृहस्पति का मिलन सामान्यतः हमने जितनी भी कुंडलियां देखी है सदैव अच्छा ही फल देता है। यहां राहु बैठ जाएगा और राहु इस राशि में बड़ा अच्छा फल देता है, केतु यहां बहुत अच्छा फल देगा। आपको गंगा यात्राएं करवाएगा, खूब डुबकियां लगवाएगा, अलग अलग तीर्थों में घुमाएगा। और नवम भाव आपके जंघा का पार्ट भी होता है, तो जंघा ज़्यादा पुष्ट तो नहीं होगी लेकिन निर्दोष होगी, दोष रहित होगी। ठीक है? केतु और राहु में मुख्य रूप से फर्क ध्यान रखना है। राहु है पूरी तरह बहिर्मुखी, उस विषय को लेकर पूरा दिखावा करेगा। केतु है अंतर्मुखी, और यहां पर अंतर्मुख की बहुत आवश्यकता है नवम भाव में। अब दृष्टियों की बात करते हैं। एक जल तत्व राशि में बैठकर केतु दूसरी जल तत्व राशि को प्रभावित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 कर्क। अगर चंद्रमा यहां बैठा हुआ है फिर केतु की दृष्टि पड़ती है तो ये माना जाता है कि भाई केतु कुजवत है, तो कर्क राशि वैसे जल तत्व राशि है और केतु प्राय जल तत्व में अच्छा फल देते हैं। लेकिन जैसे कर्क में मंगल नीच का हो जाता है, ऐसे ही कर्क में केतु को भी नीच का फल देते देखा गया है, जब तक नीच भंग ना हो। चंद्रमा आते ही फिर वो संभाल लेगा। फिर केतु की दृष्टि पॉजिटिव मानी जाएगी। आपकी बुद्धि में एक निर्विकार भावना रहती है, क्लियर? विकार युक्त कि नहीं, इस चीज से मुझे फायदा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि। और अगर यहाँ पर चंद्रमा नहीं है तो ये कहीं ना कहीं कोई स्किन पे निशान दे सकता है, क्योंकि इनको भी माना जाता है स्किन डिजीज, फोड़ा, फुंसी और लेप्रोसी या कुष्ठ के सफ़ेद निशान। और ये इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा कब? जब लग्नाधिपति कमज़ोर होते जाएंगे। चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो गए, यहाँ बैठ गए वृश्चिक में, या चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ गए, तो फिर केतु की दृष्टि प्रथम भाव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है। देखो इन दोनों में भाव में अगर देखें तो चंद्रमा यहाँ पर नीच का होकर भी इतना खराब नहीं है जितना यहाँ है। कारण क्योंकि 1 5 9 इनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई हम अगर दुश्मन भी है तो दुश्मनी में हम शराफत रखेंगे, जैसे 6 8 12 में होती है। तो यह नीच का होकर भी चंद्रमा इतना बुरा नहीं माना जाता जितना यहां अष्टम भाव में माना जाएगा। तो मैंने बताया ना आपको, हर बार नीच का ही ग्रह खराब हो ये दृष्टि अपने दिमाग से निकाल दें। 5 6 7 सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9 अभी केतु की दृष्टि वृश्चिक में पड़ रही है, अच्छा माना जाता है। पढ़ाई के लिए समय मिलेगा आपको और अच्छी पढ़ाई करेंगे ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई का मतलब क्या होता है? अकेले बैठकर साधना करने का विषय है ये, इसमें कोई दिखावा जैसी चीज़ नहीं। और केतु इसमें पारंगत है, राशि का सपोर्ट मिल जाए तो कहना ही क्या। मंगल भी अगर मजबूत हो जाए, यहाँ बैठ जाए, तो निश्चित रूप से आदमी अच्छी पढ़ाई करता है। और इसमें हालांकि केतु की दृष्टि कई दफ़ा, जैसे अगर मंगल भी कमज़ोर है तो संतान की इच्छा नहीं करता है, यह बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है, ये विचार करना है। केतु की सिटिंग इस मामले में थोड़ा ज़्यादा सांसारिक दृष्टि से खराब मानी जाती है। अब देखो ये खराब मानी जाए या ना मानी जाए ये तो कौन तय करेगा? ये तो जातक तय करता है ना।
कहता सर क्या बात कर रहे हैं, संतान तो सबको चाहिए। कई समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि संतान प्राप्ति तो हमारे प्रेम सुख में बाधक है। ये दृष्टि तब आती है जब केतु यहां आता है। एक तो होता है कि भाई मैंने चाहा, मुझे संतान ही नहीं हो रही, वो राहु का डिपार्टमेंट है। केतु, उसके प्रति उदासीन हो जाना, वो केतु। अब केतु अगर कमजोर है, तो आदमी अनिच्छा हो जाती है संतान के प्रति। और केतु मजबूत है तो कोई विशेष आग्रह नहीं रहता है, और अगर घर का स्वामी मजबूत है तो संतान उसको मिल जाती है। मतलब संतान के प्रति बहुत ज़्यादा मोह, आकर्षण इससे दूर करता है केतु। क्लियर? तो कुल मिला के देखा जाए, जल तत्व राशियों में कुछ एक मॉडिफिकेशन अगर कर दें, जैसे यहाँ चंद्रमा बिठा दें, तो प्रायः केतु यहाँ अच्छा फल देते हैं। और कुछ भावों में भाव का बल उसको और अच्छा बढ़ा देता है। तो क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।